Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So students, आज के इस वीडियो के अंदर हम MSOE यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो आपका पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप इग्नू से MA सोशियोलॉजी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो आप सभी के लिए लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे टॉप क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो आपके वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर्स रहेंगे दोस्तों वो बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं। तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो स्कॉलरली माइंड्स चैनल है, एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, या फिर अगर आपको अभी भी अपने MSOE के जो नोट्स हैं या फिर गेस्ट पेपर्स जो हैं आपके इस सब्जेक्ट के, अगर आपको MSOE 001 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे कॉपी कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कि मल्टी कल्चरल एजुकेशन क्या होती है, ये आपको डिस्कस करना है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन को जब आप डिस्कस करेंगे तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आप कुछ पॉइंट्स का यूज़ करते हुए इसे समझाएंगे। जो भी हमारे आंसर्स हैं वो आपके सैम्पल आंसर्स हैं गाइस, तो आप अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार इनमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं। Multicultural education is an educational approach that recognizes, respects, and incorporates the diverse cultural background of students into the teaching learning process। तो ओवरऑल जो हमारी टीचिंग एंड लर्निंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या कहता है कि वी नीड टू रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट। इट एम टू प्रमोट इक्वेलिटी, रिड्यूस प्रेजुडाइसेस, कि हम किसी भी विशेष प्रकार के स्टूडेंट के लिए कोई भी पहले से प्रेजुडाइसेस बना के ना चलें। स्टूडेंट्स के अंदर इक्वेलिटी को प्रमोट करना इसका एम होता है। एंड टू क्रिएट एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और जो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील वैल्यूड, जहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें दोस्तों वैल्यूड फील हो कि दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा आप सभी समझ चुके हैं कि ये एक शैक्षणिक पद्धति है। क्या है दोस्तों? शैक्षणिक पद्धति। जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ पे अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों को स्वीकार किया जाता है, किसी भी तरीके का पूर्वाग्रह हमें नहीं बनाना है, और समावेशी जो वातावरण है वो बनाना है ताकि जो आपके हमारे प्रत्येक जो छात्र हैं उन्हें सम्मानित महसूस हो। मल्टीकल्चरल एजुकेशन का मतलब होता है कि इस तरीके से पढ़ाना कि जो आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो, उसमें दिखे, परिलक्षित हो। ठीक है, इट एक्नॉलेजेस डिफरेंस इन लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, ये इन सब चीज़ों को तो मानता है कि हाँ डिफरेंसेस तो होते हैं। जो भी हमारे विद्यालय में या क्लास में जो बच्चे हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं, है ना, अलग भाषा के, धर्म के, कस्टम के होते हैं वो लोग। बट यहाँ पे हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करना है और उसको एज अ रिसोर्स फॉर लर्निंग यूज़ करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमारे मल्टीकल्चरल एजुकेशन में जिनका ध्यान रखा जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा होता है कि कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। जो भी हमारे बहुसांस्कृतिक शिक्षा के अंदर जो भी विभिन्न संस्कृतियों की जो हमारे छात्र हैं उन्हें समझ प्रदान की जाती है, और जो भी स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइसेस हैं, ठीक है, उनको कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि हम देखते हैं ना, किसी सर्टेन ग्रुप के लिए हम पहले से कुछ सोच बना लेते हैं कि अच्छा ये यूपी से है, ये कश्मीर से है, या ये बिहार से है। तो ये जो हम प्रेजुडाइसेस या स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं, पूर्वाग्रह बना लेते हैं, उन्हें हमें कम करना है और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करनी है, और स्टूडेंट्स को
क्या करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि आगे की जो हमारी सोसाइटी है वो भी कैसा समाज है हमारा, बहुलतावादी यानी कि प्लूरलिस्टिक है। तो बच्चे अपने अगर स्कूल से ही सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे तो आगे भी वो इन चीज़ों को कर पाएंगे। इक्विटी लेकर आनी है हमें एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा के अंदर सभी जो बच्चे हैं उनको इंक्लूडेड फील होना चाहिए। इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, यानी कि समानतापूर्ण शिक्षण वातावरण जिसको हम कहते हैं वो बनाने में मदद मिलती है। अब क्या करना है कि टीचिंग मेथड्स आपके कल्चरली रेलेवेंट होने चाहिए। तो मल्टीकल्चरल जो एजुकेशन है वो प्रमोट करता है ऐसे टीचिंग मेथड्स को जो कनेक्ट करते हैं लर्निंग विद स्टूडेंट्स कल्चरल एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग एग्जाम्पल, स्टोरी, मटीरियल, अलग अलग कल्चर का जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारी लर्निंग और ज़्यादा मीनिंगफुल और रिलेटेबल हो पाती है ना। आजकल देखते हो ना कि स्कूल में बच्चों को अलग अलग कल्चर्स के बारे में पढ़ाया सिखाया जाता है। सिक्किम का कल्चर हो गया आपका, या आपका साउथ इंडिया का कल्चर हो गया, हर कल्चर के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं, उनको प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मिलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स के अंदर इस समय हमें एनकरेज करनी है ताकि बच्चे जो एक होता है ना कि इनइक्वालिटी को कम कर सकें हम, और बच्चों को भी पता लगे कि जस्टिस और इक्वालिटी की क्या वैल्यू होती है, वो हर एक कल्चर को बराबर समझें। दैट इज़ मल्टी कल्चरल एजुकेशन, जो कि हमारे देश के इंटीग्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा दोस्तों डाइवर्स है। तो लोगों के बीच में हार्मनी में अगर लोगों को रहना है तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन हमें बच्चों को देनी ही पड़ेगी। तो ओवरऑल इट इज़ एन एसेंशियल टूल। क्या है दोस्तों, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मॉडर्न सोसाइटीज़ में, जहाँ पे आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी रियलिटी है ना। इंडिया के अंदर आप देखते हो कि इन रियल में कितनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। सो इट नॉट ओनली प्रोमिसेस इंक्लूजन एंड इक्वालिटी बट ऑल्सो डेवलप्ड स्टूडेंट्स इनटू रिस्पेक्टफुल, अवेयर एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो ये केवल और केवल हमारे बच्चों को इक्वालिटी ही नहीं सिखाता बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सम्मानपूर्ण जीवन जीना, एक जागरूक नागरिक की तरह भी बनाता है। इसके बाद जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हो, यानी जो आपकी शिक्षा है आज वो एक व्यवसाय बन गया है, इससे आप क्या समझते हैं और इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन। एक ऐसा समय था जब एजुकेशन देना इज़ पब्लिक सर्विस और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। बट आज के समय में अगर हम विद्यालयों को देखें, स्पेशली अगर हम प्राइवेट स्कूल्स को देखें, तो अब जो एजुकेशन है वो एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कमर्शियल एक्टिविटी बन चुकी है। प्रॉफिट ओरिएंटेड कमर्शियल एक्टिविटी, जहाँ पे केवल अपने मुनाफे को देखा जाता है, ठीक है, क्या लाभ कमाने वाली गतिविधि बन गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बिजनेस की तरह अब काम करने लगे हैं। उनका मेन काम है रिवेन्यू जनरेशन, एजुकेशनल वैल्यूज़ देना उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। उसके बाद गाइस आपको कमर्शलाइजेशन का जो मीनिंग है वो समझाना है। सो इट मीन्स ट्रीटिंग एजुकेशन एज अ कमोडिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन को एक कमोडिटी की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है इसके अंदर, ओके। सो कमर्शलाइजेशन में हम क्या देखते हैं कि शिक्षा को एक वस्तु की तरह देखा जाता है जिसे आप खरीद सको, आप बेच सको। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की फीस इतनी हाई होती है, उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को बढ़ाना। एक्सपेंसिव कोर्सेज वो स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते हैं, चाहे उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कितने भी गिरे हुए हों, बट उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करने होते हैं। समाज पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो देखो एकदम आसान भाषा में आप इसे समझ सकते हो कि सबसे बड़ा जो आप प्रभाव देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो बढ़ गया है। हाई फीस की वजह से एजुकेशन केवल उन लोगों के पास है, कुछ लोगों तक ही सीमित रह जाती है जो इसका खर्चा उठा सकते हैं। बाकी के लोगों को लो क्वालिटी स्कूलिंग ही लेनी पड़ती है। एजुकेशनल वैल्यूज़ का डिक्लाइन हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एथिकल कल्चरल जो डेवलपमेंट है वो स्टूडेंट्स का वो सेकेंडरी हो गया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं सिखाना कुछ भी, लेकिन अब इनकम ओरिएंटेड गोल्स हैं उनके। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का हम देखते हैं कि पूरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। फीस हो गया आपका, उसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस उन पे लगा देना, अतिरिक्त जो शुल्क लगते रहते हैं बच्चों के ऊपर, ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का वो यूज़ करते हैं, ठीक है, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। प्राइवेटाइजेशन हो गया एजुकेशन का, तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब कम हो गई है। तो एज अ कमर्शियल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सपेंड्स
गवर्नमेंट स्टार्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एजुकेशन। तो सरकारी तौर पे जो आपको पहले एजुकेशन मिला करती थी वो क्या हो गई है, अब कम हो गई है। सरकारी स्कूल तो हम देखते हैं कि दिल्ली का अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो फिर भी हमें दिल्ली में हाल बेटर देखने के लिए मिलता है, बट अगर हम दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो वहाँ पे तो सरकारी स्कूल के नाम पे कुछ भी नहीं होता। एजुकेशन अब क्या बन गया है, मार्केट कंपटीशन बन गया है। वहाँ पे रैंकिंग, ब्रांडिंग, पब्लिसिटी ये सब होने लग गया है और हर कोई जो है क्या कर रहा है, मार्केट के अंदर आना चाहता है, अपनी एक कमर्शियल रेपुटेशन जो है वो बनाना चाहता है कि इस स्कूल में पढ़ोगे तो आपका ज़्यादा नाम हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड नई नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके बेनिफिट्स की बात करें तो कमर्शलाइजेशन ने कुछ पॉजिटिव आउटकम्स भी आए, जैसे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आज स्टूडेंट्स को मिल रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी उन्हें मिल रही है ना, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी उनको मिल रहे हैं। फिर हमारा गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पता होगा कि सरकार कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करती है। वैसे तो हम सभी बराबर हैं, लेकिन सरकार हमारे साथ भेदभाव करती है, भेदभाव लेकिन इन अ एफर्मेटिव वे। एक एफर्मेटिव एक्शन जो आपका आरक्षण देकर सरकार क्या करती है कि भेदभाव करती है, बट इन अ गुड वे। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो क्वेश्चन कहता है कि ये जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर रही है उसका हायर एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शंस आखिर क्या होते हैं। सो दीज रेफर्स टू पब्लिक पॉलिसीज दैट प्रोवाइड प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट टू हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स सच एज शेड्यूल कास्ट, SC, ST एंड बैकवर्ड कास्ट लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। प्रेफरेंशियल का मतलब कहते हैं कि उनको पहले, ठीक है, उन लोगों को अवसर जल्दी, विशेष अवसर देना। तो इन इंडिया दीज पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू रिजर्वेशन। तो हमारे देश में लोगों को रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स देके, फाइनेंशियल सपोर्ट देके SC, ST, OBC को, वंचित समूहों को आगे बढ़ाया जाता है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होते हैं कि आज के समय में वो ग्रुप जो पहले इतने ज़्यादा मार्जिनलाइज थे अब वो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं, इंजीनियरिंग कर पाते हैं, मेडिकल, लॉ ये सब वो पढ़ पाते हैं। समाज के अंदर जस्टिस की तरफ ये एक नया कदम है, समाज के अंदर इक्वलिटी लाने की तरफ ये नया कदम है। वो लोग जो पहले शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, नाउ दे कैन अफोर्ड हायर एजुकेशन, जिससे कि समाज में जस्टिस एंड इक्विटी को बढ़ावा मिलता है। और जो लोग हैं उनके लिए नए नए रास्ते खुलते हैं, अच्छी जॉब के लिए, हाई इनकम के लिए। तो यहाँ पे जितने भी हमारे मार्जिनलाइज बैकग्राउंड के लोग थे वो पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर निकल रहे हैं और आज मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। आरक्षण नीतियों से क्या हो रहा है कि जो सामाजिक आर्थिक अलग अलग तरह के जो आपके बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते थे वो उनका वो सब अब एक होते हैं, ठीक है, एक जगह वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनमें दोस्ती होती है। तो एक हम कहते हैं कि जो स्टीरियोटाइप्स थे पुराने वो खत्म हो रहे हैं और लोगों में कल्चरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अगर हम इसको कुछ नेगेटिव भी इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे मेरिट और क्वालिटी का सवाल उठ जाता है कि लोग सवाल उठाते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से हम लोगों को 90 लाके भी नहीं मिल पा रहे हैं एडमिशन, और वहीं जो दूसरा व्यक्ति है उसको 50% पे भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सवाल उठता है क्वालिटी का और मेरिट का। तो आलोचकों का तर्क है कि आरक्षण से मेरिट प्रभावित होती है, विशेषकर जब प्रवेश मानदंड घटाए जाते हैं। लेकिन शोध बताता है कि उचित सहायता मिलने पर आरक्षित वर्गों के छात्र समान प्रदर्शन भी कर पाते हैं, ठीक है। फिर ओवर डिपेंडेंस हो जाती है बच्चों की रिजर्वेशन पे। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो रिजर्वेशन पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करने लग जाते हैं और उनको स्कूल लेवल के एजुकेशन को फिर इम्प्रूव नहीं करते, जिसकी वजह से एलिजिबिलिटी और प्रिपेयर्डनेस के बीच का जो गैप है गाइस वो इंक्रीज हो जाता है। सोशल टेंशन फैलती है इससे। अपर कास्ट हमेशा जो है असंतोष में रहती है, अपर कास्ट के जो लोग हैं वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं आपके आरक्षण से। तो इसके कुछ पॉजिटिव के अलावा आप थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बताते हुए कंक्लूजन में बता देंगे कि जो एफर्मेटिव और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है इसका इंडिया में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। क्या भारत में उच्च शिक्षा पर सकारात्मक भेदभाव और आरक्षण का गहरा प्रभाव पड़ा है। इन नीतियों ने सामाजिक न्याय को मजबूत किया है और जो भी हमारे वंचित समूह थे, ठीक है, उन सभी को, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को क्या करा है, मेन स्ट्रीम में लेकर आए हैं। तो चैलेंजेस तो हैं, ठीक है, क्वालिटी जो एजुकेशन है स्कूल लेवल पे वो नहीं मिल पा रही है, चैलेंजेस हैं, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच हमें अपनानी है। अगर हम होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे तो रिजर्वेशन के साथ साथ एजुकेशनल रिफॉर्म्स करके जो चीज़ें हैं गाइज वो बेटर हो सकती हैं, ओके। फिर है, डज ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कंट्रीब्यूट टू प्रोवाइडिंग इक्विटी।
कि क्या जो बच्चे आज ओपन स्कूलिंग ले रहे हैं वो हमारे देश के अंदर इक्विटी को बढ़ा पाती है, उन बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिल पाती हैं या नहीं। तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग आप सभी को पता है कि जब आप फेस टू फेस रेगुलर क्लासेस नहीं लेते हो, जैसे आप इग्नू से पढ़ते हो या स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो, तो वो आपका ओपन डिस्टेंस लर्निंग में आ जाता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग बेटर है बिकॉज वो यहाँ पे जो भी बैरियर्स होते हैं, ज्योग्राफी का, कॉस्ट का, एज का, टाइम का, जो भी आपके बैरियर्स हैं, ठीक है, बाधाएं आपकी इसमें दूर हो जाती हैं। अब ये कैसे हमारे देश में एजुकेशन और इक्विटी को इम्प्रूव कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका एजुकेशन तक जो एक्सेस है वो बढ़ गया है। अब जो हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे थे वो भी स्टडी सेंटर्स, ऑनलाइन मॉड्यूल से पढ़ने लगे हैं, बाय पोस्ट ऑफिस उनको मटेरियल मिल जाता है। तो ये जो जोग्राफिकल गैप है गाइज वो हमारा ख़त्म हो चुका है, एजुकेशन अफोर्डेबल बन गई है। इग्नू से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसकी फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स होते हैं आज वो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर पाते हैं। लर्निंग आपकी फ्लेक्सिबल रहती है, आप चाहे एक एडल्ट हो, आप होम मेकर हो, आप एल्डरली हो, जिनका भी फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि वो क्लासेस में नहीं जा सकते, तो ये उनका यहाँ पे बैलेंस बन जाता है। ठीक है, इंक्लूसिविटी को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। जो भी वुमेन हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, जो आपके डिफरेंटली एबल जिन्हें हम कहते हैं, आपके मार्जिनलाइज कास्ट के लोग हैं, उन सभी को गाइस इसमें हेल्प मिलती है बिकॉज जो भी उनके आगे बैरियर्स होते हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो रहे हैं और वो भी अब सबकी तरह पढ़ पा रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है तो आप किसी भी उम्र में किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो। एंड नॉलेज बेस्ड इकॉनमी के लिए जहाँ पे स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट भी करता है आपका ओडीएल सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं गांव में और गरीब घरों में, उनके पास गाइज स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर या कोई भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो आपका ओडीएल है उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रभावशीलता यहाँ पे कम हो जाएगी जब ग्रामीण और गरीब परिवारों के पास स्मार्टफोन ही नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ लर्निंग में थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो आउटडेटेड स्टडी मटेरियल्स देखा जाता है, कहीं कहीं पे टीचर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता और बच्चे को किसी भी तरीके का एकेडमिक सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं या सोसाइटी है वो ओडीएल क्वालिफिकेशंस को थोड़ा सा इन्फीरियर मानती है, मतलब कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती अगर कोई ओपन से पढ़ता है तो। और हमें ओपन में ड्रॉप आउट रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई देखने के लिए मिलते हैं। तो दोनों की मतलब आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें बताते हुए चलना है। नाउ दोस्तों एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दैट कि डू स्कूल्स प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, क्या विद्यालय में बच्चों को जो अवसर मिल रहे हैं वो बराबर के मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्कूल्स का परंपरागत रूप देखें तो ट्रेडिशनली जो स्कूल्स होते थे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे एंड schools are meant to offer equal educational opportunities to all children। और स्कूल का मतलब ही क्या होता था कि हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी कितना भी इक्वल कर लो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज देखने के लिए मिलती थी। जैसे कि हर एक बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, गांव के जो बच्चे होते हैं या शहरों में भी जो झुग्गी वाले बच्चे होते हैं वो स्कूल आज भी नहीं जा सकते क्योंकि फैमिलीज यूनिफॉर्म, स्कूल फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन में फ़र्क है, प्राइवेट एक वेल रिसोर्स्ड जो स्कूल होगा और गवर्नमेंट और रूरल जो स्कूल्स होंगे उनके बीच में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस होता है। प्राइवेट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, वहाँ के टीचर्स ट्रेंड हैं और बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो टीचर की शॉर्टेज रहती है, क्लासरूम में इतना जो मटेरियल है वो एडिक्वेट नहीं है, क्लासरूम्स की भी कमी है, डेस्क नहीं है, बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है और पुअर लर्निंग जो मटेरियल है वो भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो निजी और अच्छी सुविधा वाले विद्यालय आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो भी आपके मार्जिनलाइज कास्ट हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे कल्चरल लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन उनको फेस करना पड़ता है। जेंडर इनइक्वालिटी हम देखते हैं कि आज भी गर्ल्स की एजुकेशन को गाइस इतना प्रमोट नहीं किया जाता, घरों के अंदर भी जो महिलाएं हैं उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती है, ऐसी चीज़ें हम आज भी
समाज में देख पाते हैं। चिल्ड्रन जो बड़ी बड़ी फैमिलीज से होते हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन, डिजिटल रिसोर्सेज, हर एक चीज़ है, बल्कि जो आपका पुअर चिल्ड्रन है वो केवल स्कूल पे ही डिपेंडेंट है, उसको बाकी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ट्यूशन्स उसको नहीं मिल पाते, उसको डिजिटल संसाधन उसको नहीं मिल पाते हैं। और हमें रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो भी देखने के लिए मिलती हैं, स्टेट्स में, रूरल अर्बन एरियाज़ में। वहाँ पे आप देखते हो कि जो किसी रीजन में तो बहुत अच्छा है और कुछ रीजन्स ऐसे हैं इंडिया में जो आज भी बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए, यानी कि सार्वजनिकरण, मतलब हर किसी तक एजुकेशन जाए। सो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक और बार बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक कहीं से भी MSOE 001 या आपके बाकी के सब्जेक्ट जो कोड्स हैं उनके गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है दोस्तों, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम को कांटेक्ट करके अपना एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर बाय कर सकते हो और वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ गाइज हम हमारा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि सार्वजनिकरण क्या है। सार्वजनिकरण का मतलब होता है सभी बच्चों के लिए दोस्तों निःशुल्क, अनिवार्य और शिक्षा को सुलभ बनाना। जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की उम्र के होते हैं उन्हें किसी भी बेस पे उनके साथ आपको भेदभाव नहीं करना है। हर किसी के पास बेसिक जो बुनियादी साक्षरता है वो होनी चाहिए, उसको पढ़ना, लिखना, गिनना, सुनना, समझना सब कुछ आना चाहिए। तो इसको लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव सबसे पहला ये है कि हर एक बच्चा आपका स्कूल अटेंड करे, स्कूल के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो कम हो और जो जेंडर गैप है, सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं उन्हें कम किया जाए। ठीक है, तो सामाजिक असमानताओं को कम किया जाए, शिक्षा की जो गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा सुधारा जाए। तो सरकार गाइज मल्टीपल इनिशिएटिव्स करती है टाइम टू टाइम, जिसमें सबसे पहले आप बताओगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, साथ ही साथ आप 2020 वाली पॉलिसी अगर आपको पता है तो आप उसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस दिया गया, कंपलसरी एजुकेशन दी गई बच्चों को। ठीक है, तो इस नीति ने सार्वभौमिक पहुंच कि हर कोई पहुंचे विद्यालय तक, अनिवार्य शिक्षा और असमानताओं को कम करने पर जोर दिया। इसने गुणवत्ता सुधार, व्यावसायिक शिक्षा और आपकी समावेशी शिक्षा के लिए भी ढांचा प्रदान किया है। फिर जो दूसरा है आपका वो है सर्व शिक्षा अभियान, जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसके अंदर नए स्कूलों को खोला गया, बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक दिए गए, ठीक है, पढ़ने के लिए मिड डे मील्स दिए गए, टीचर्स को ट्रेन किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के बाद आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो उनका फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आप बताएंगे, मिड डे मील स्कीम बताएंगे उन फैमिलीज़ के लिए जो ग्रुप आज भी बहुत ज़्यादा वीक हैं, डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, उनके न्यूट्रिशन की उन्हें कमी ना हो, पढ़ते वक्त उन्हें बेचारों को भूख ना लगे, उनमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मिड डे मील स्कीम सरकार चलाती है। तो इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हम देखते हैं कि इससे काफ़ी जो विद्यालय में बच्चों का नामांकन है वो बढ़ जाता है, जेंडर गैप कम हुआ है आज, जो क्योंकि सरकार ने क्या था, बेटी पे ज़्यादा फोकस किया था, गर्ल चिल्ड्रंस पे, और लोगों के अंदर एजुकेशन को लेकर सरकार ने अवेयरनेस भी फैलाई थी। लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं कि क्वालिटी आज भी आपको अनइवन ही देखने के लिए मिलेगी, टीचर्स आपको एब्सेंट देखने के लिए मिलेंगे, क्लासेस आपको ओवर क्राउडेड देखने के लिए मिलेंगी, वहाँ पे भरे रहेंगे बच्चे। ठीक है, तो शिक्षा की गुणवत्ता असमान है, सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स भी हैं गाइज, टीचर्स आपके नहीं आते हैं स्कूलों में, और चिंता का विषय यही है कि बच्चे जो हैं प्राथमिक शिक्षा भी पूरी करने से पहले कोई कोई बच्चे स्कूलों को छोड़ देते हैं। आज आप देखते हो कि बच्चे सड़कों पे घूमते रहते हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार बहुत काम करती है उनके लिए, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा। सो नाउ गाइस, ये वाली वीडियो यहीं पे एंड होती है। मैंने कुछ टॉप के जो क्वेश्चंस थे वो ही सिर्फ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। ये आपके फाइनल रिवीजन थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्यूचर में हम आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। MA सोशियोलॉजी का सारा मटेरियल आपको हमारे चैनल पे इन फ्यूचर हम प्रोवाइड ज़रूर करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।